शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ और देखते हैं 2 मिनट में इंडिया। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे पर सीबीआई ने की कार्रवाई। 3 रेल कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। जूनियर इंजीनियर आमिर खान भी गिरफ्तार। ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला में मनीष सिसोदिया के खिलाफ की कार्रवाई। सिसोदिया की 7 करोड़ 29 लाख की संपत्ति जब्त। प्रधानमंत्री ने वाराणसी को दी करोड़ों की सौगात। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। वाराणसी में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दलाली खाने वालों की दुकान हुई बंद। गोरखपुर में पीएम मोदी ने 2 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। 2 ट्रेनों का किया उद्घाटन। गोरखपुर में गीता प्रेस का पीएम मोदी ने किया निरीक्षण। सीएम योगी भी साथ रहे मौजूद। 2024 में प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर राजभर का बड़ा बयान। कहा सामान्य वर्ग से पीएम बने, पिछड़ा वर्ग से भी पीएम बन गए, अब दलित प्रधानमंत्री की बारी। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा की। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका। मोदी सरनेम मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी का बयान। कहा अहंकारी सत्ता से लड़ रहे हैं राहुल। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर किया वार। कहा मोदी सरनेम मामले में राहुल को विवादित बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने ओम माथुर को बनाया चुनाव प्रभारी। मनसुख मंडाविया को सह चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी। तेलंगाना में प्रकाश जावड़ेकर बनाए गए बीजेपी चुनाव प्रभारी। सुनील बंसल को मिली सह प्रभारी की जिम्मेदारी। राजस्थान में बीजेपी ने प्रहलाद जोशी को बनाया चुनाव प्रभारी। नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई बनाए गए सह चुनाव प्रभारी। ग्रेटर नोएडा में होगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कथा आयोजन। करीब 3.5 लाख स्क्वायर फीट में बनाया गया पंडाल। 10 जुलाई से 16 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम। रायबरेली में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया। भारी बारिश के बाद यूपी के हरदोई जिले में बड़ी लोगों की परेशानी। ओवरफ्लो होने की वजह से घरों में घुसा गटर का पानी। सहारनपुर जिले में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदियों और तालाबों का जलस्तर। शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ पहुंचे श्रद्धालुओं को किया गया अलर्ट। गुजरात के भावनगर जिले के सीहोर पंथक में भारी बारिश। ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। तो सबसे पहले उस खबर की बात जिसकी चर्चा आज पूरे देश में होती रही। नरेंद्र मोदी गोरखपुर और वाराणसी के दौरे पर थे। मोदी योगी का मिशन 80 क्या है? काशी से 80 की 80 सीटें लाएंगे मोदी इस बार। बीजेपी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लाया जाए, जीता जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पीएम के साथ रहे। दोनों ने आज यूपी के पूर्वांचल का दौरा किया। 2024 के चुनाव से पहले इन 2 बड़े नेताओं के पूर्वांचल दौरे की बड़ी अहमियत है। सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए। आज मोदी गोरखपुर में थे और काशी में भी थे। कैसे पूर्वांचल एक गढ़ बनता जा रहा है बीजेपी के लिए, 2024 के लिए उपयोगी बनता जा रहा है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आज ये काशी की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों को घर दिए पीएम आवास योजना के तहत। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड भी बांटे और उसके बाद लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा आज ये हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज कैसे योगी योगी और मोदी मोदी के नारे लगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में थे। 2 बड़े नेता पूर्वांचल के 2 बड़े शहर गोरखपुर और वाराणसी पहुंचे। काशी पीएम का संसदीय क्षेत्र है तो गोरखपुर से योगी 5 बार से सांसद रहे हैं। इन दोनों शहरों में मोदी और योगी साथ नजर आए। इसे 2024 के लिहाज से पूरे पूर्वांचल के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। गोरखपुर में गीता प्रेस में भी थे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये वही गीता प्रेस है जिसको इस बार गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया गया शताब्दी समारोह में। और इसी को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया था मोदी सरकार के ऊपर और जयराम रमेश ने लिखा था कि गीता प्रेस को सम्मान देना
सावरकर और गोडसे को सम्मान देने के बराबर है, तो मोदी ने पलटवार किया। और मोदी ने पलटवार कुछ ऐसा किया कि खुद गीता प्रेस पहुंच गए और दिखा दिया कि सिर्फ ये फैसला जो था वो सिर्फ मोदी सरकार का और बीजेपी का नहीं, पूरा देश इस फैसले के साथ है। इसलिए प्रधानमंत्री आज खुद गीता प्रेस में थे। अब एक एक कर तस्वीरों को देखिए। सबसे पहले देखिए पीएम मोदी जब गोरखपुर के बाद काशी पहुंचे, बीजेपी समर्थकों और मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थी बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद थे। बीजेपी ने लाभार्थियों से संवाद किया, बातचीत की। आपको दिखाते हैं तस्वीर, फुल फ्रेम तस्वीर दिखाई जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे गोरखपुर और उसके बाद काशी। काशी की तस्वीर है, जरा रोड शो की तस्वीर भी दिखाइए। देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे थे। काशी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और इस संसदीय क्षेत्र में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो लोग वहां पर किस तरह से उमड़ कर आते हैं। इससे पहले गोरखपुर में आज प्रधानमंत्री का काफिला जहां से गुजर रहा था, प्रधानमंत्री का एक रोड शो था, वहां पर प्रधानमंत्री के कारकेड के ऊपर, काफिले के ऊपर फूलों की बारिश भी हुई। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। चलिए आपको दिखाते हैं काशी को प्रधानमंत्री ने क्या क्या सौगातें दी हैं। तो क्या क्या सौगातें दी प्रधानमंत्री को आपको सुनवाएं, लेकिन इससे पहले देखिए कि प्रधानमंत्री ने आज काशी को क्या क्या सौगात दी। काशी को 12,000 करोड़ की सौगात। ये प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र से जो प्यार है वो दर्शाता है। 19 योजनाओं का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और पूरा पूर्वांचल इससे कनेक्ट होगा। 10 योजनाओं का शिलान्यास किया। जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया उसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए का लागत है उसके ऊपर। गोरखपुर से वाराणसी तक विकास की बयार, और ये जो एरिया है ये पूरे उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करता है। और आपको एक बात और बता दें कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करता है बल्कि काशी विश्वनाथ से बिहार और यहां तक कि झारखंड के समीकरण भी साधे जा सकते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं, आइए सुनते हैं। साथियों, बीते 9 वर्षों में हमने सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधर जाए, इसको ध्यान में रख करके काम किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी 9 सालों में 41वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे थे। दावा है कि 9 सालों में काशी बदल चुकी है और हर ओर विकसित होते वाराणसी की छाप नजर आती है। गंगा के घाटों से लेकर शहरों के भीतर सुंदर और चमचमाती सड़कें हैं, ये वाराणसी की पहचान बन चुकी है। तंग गलियों के लिए जाने जाने वाली काशी नगरी अब बदल चुकी है। अब जापान के क्योटो जैसी नजर आती है, सुंदर बन गई है, स्वच्छ बन गई है। हर तरफ स्वच्छ भारत का मिसाल नजर आता है। चारों तरफ घाटों पर साफ सफाई है। काशी के लोग भी इस चीज में योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया कि जब G20 के मेहमान काशी पहुंचे तो काशी और काशी के लोगों ने इतना भव्य स्वागत किया कि पूरी दुनिया में काशी की चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया में काशी के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक धरोहर की चर्चा हो रही है। और उसी काशी की तारीफ करते और काशी वासियों की तारीफ करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, चूंकि वैसे भी सावन का महीना चल रहा है तो काशी नगरी सजी हुई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आता है काशी विश्वनाथ का स्थान, और काशी विश्वनाथ में इस वक्त भारी भीड़ देखने को मिल रही है। विश्व की सबसे खूबसूरत नगरी और सबसे प्राचीन नगरी काशी। काशी का पिछले 9 सालों में जितना विकास हुआ है वो उसे और भी ज्यादा भव्य और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद के तौर पर काशी की कमान संभाली है, उसके बाद से काशी ने दोगुनी रफ्तार में विकास किया है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, या फिर काशी के सड़कों के चौड़ीकरण की, घाटों के सुंदरीकरण की बात कर ले, दोगुनी रफ्तार से काशी विकास कर रही है। और यहाँ पर पर्यटकों का आना भी इस कदर बढ़ चुका है कि न सिर्फ अलग अलग राज्यों से बल्कि अलग अलग देशों से भी यहाँ पर्यटक काशी को निहारने आते हैं। और मानो काशी कह रही हो कि जो एक बार यहाँ आ जाता है वो यही का होकर रह जाता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद और काशी से सांसद चुने जाने के बाद और जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं यहां आया नहीं हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है, उस बयान के बाद 9 साल गुजर चुके हैं। 9 साल में काशी कितनी बदली है, काशी का कितना कायाकल्प हुआ है, प्रधानमंत्री ने काशी को किस तरह से बदल दिया है, ये सुनिए लोगों की जुबानी। आए हैं यहाँ पे, कितना सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से डेवलपमेंट हुआ है। मैं सुना था, वीडियो देखा तो उससे बहुत ही अच्छा है। जब से विश्वनाथ कॉरिडोर बना है तब से यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आने लगे हैं गंगा आरती के लिए और मंदिरों में दर्शन के लिए बहुत ज्यादा लोग संख्या में आ रहे हैं। बार काशी आए हैं? नहीं, मैं तो कई बार आ चुका हूँ। कई बार आ चुके। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, कितनी डेवलप हुई है काशी। आज फिर प्रधानमंत्री करोड़ों की सौगात लोगों के लिए लेकर आए हैं और डेवलपमेंट होने वाला है काशी का। बहुत कुछ सुधार हुआ है जब से मोदी जी आए, बहुत कुछ सुधार किया है। बहुत खुशी की बात है कि ऐसी काशी देखने को सुंदर मिल रही है। सर, कहाँ से आए आप? हम लोग बिहार समस्तीपुर से। बिहार समस्तीपुर से आए हैं। कितनी खूबसूरत काशी आपको लग रही है? डेवलपमेंट, इसका वर्णन करना बहुत हम लोग वर्णन करना मुश्किल है। अच्छा लग रहा है बाबा के दर्शन करके। हम लोग लगभग 2 साल 3 साल पर आते ही हैं यहाँ दर्शन करने। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं भी समस्तीपुर से आई हूँ। समस्तीपुर से आई है। अच्छा लग रहा है यहाँ बाबा के दर्शन करके? अच्छा लग रहा है, बहुत शांति, पीस फील हो रहा है। बिल्कुल, देखिए लोगों का कहना है कि शांति मिल रही है, पीसफुल काशी है और जो डेवलपमेंट हुआ है उसका वर्णन करना मुश्किल है। काशी पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंचे और कांग्रेस के विरोध की राजनीति को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे करारा जवाब दिया वो आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री गोरखपुर में थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, वो तस्वीर भी दिखाई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में गीता प्रेस का निरीक्षण कर रहे थे। ये देखिए वो तस्वीर, ये तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस गोरखपुर में थे और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और दोनों एक साथ गोरखपुर में जो वहां पर लाइब्रेरी है गीता प्रेस में, उसको देख रहे थे, उसका निरीक्षण कर रहे थे, उसका जायजा ले रहे थे। तस्वीर आप देखिए, ये जवाब है कांग्रेस के उस बयान पर जब गीता प्रेस के सम्मान का ऐलान केंद्र सरकार ने किया तो जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा था कि यह सम्मान गोडसे और सावरकर को सम्मान देने के जैसा है। प्रधानमंत्री ने उस पर कुछ नहीं किया, लेकिन कहते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर जब कोई हमला करता है तो प्रधानमंत्री उसे अपना हथियार बनाते हैं। और कैसे प्रधानमंत्री ने करारा प्रहार किया, करारा पलटवार किया, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पीएम मोदी ने पूर्वांचल दौरे की शुरुआत गोरखपुर से की। तस्वीरें आपके सामने हैं। गीता प्रेस पहुंचे, उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया था। 100 साल में मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो गीता प्रेस गोरखपुर पहुंचे हैं। मोदी जब मंच पर पहुंचे तो देश को गीता प्रेस की अहमियत बताई और कहा कि विकास और विरासत को अगर साथ साथ लेकर चलने का किसी ने काम किया है तो वो है गीता प्रेस गोरखपुर। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है, और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गोरखपुर में थे। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। 30 वर्षों से बंद गोरखपुर का खाद कारखाना आज अपनी 110% क्षमता से कार्य कर रहा है। गोरखपुर में एम्स कोई सब कल्पना भी नहीं करता था, लेकिन वह भी आज साकार हुआ है। गोरखपुर में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के समाधान के लिए आईसीएमआर के एक रिसर्च सेंटर की स्थापना का कार्य इसी गोरखपुर में हुआ है। काशी से पहले पीएम गोरखपुर पहुंचे थे तो गोरखपुर को खाली हाथ नहीं छोड़ा, वहां भी विकास की बड़ी योजनाओं की सौगात दी। जल्दी से आपको दिखाते हैं
कि क्या कुछ मिला है आज गोरखपुर को, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ दिया। गोरखपुर लखनऊ ट्रेन जो कि वंदे भारत ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाई। गोरखपुर स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये मॉडल स्टेशन कुछ इस तरह से बनेगा और इसको भी प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और भविष्य में गोरखपुर का स्टेशन कैसा नजर आएगा ये आपको हमने दिखाया। तो 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 2 बड़ी सौगात ये मिली। 500 करोड़ रुपए में बदलेगी गोरखपुर स्टेशन की तस्वीर। स्टेशन पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी के लिहाज से गोरखपुर स्टेशन की तस्वीर कैसी होगी ये हम आपको इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। गोरखपुर से लेकर काशी तक प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने आज बड़ा संदेश दिया, वो भी आपको बताते हैं। विकास और विरासत को एक साथ लेकर बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल है कि पूर्वांचल की राजनीति का केंद्र गोरखपुर और वाराणसी ही क्यों? तो इसका सीधा जवाब है कि पीएम का संसदीय क्षेत्र है एक, और दूसरा योगी का कर्म क्षेत्र है, यानी कि योगी का गढ़ गोरखपुर। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने इस पूरे इलाके को 2 जोन में बांटा है, गोरखपुर और वाराणसी। गोरखपुर में 12 लोकसभा सीटें हैं तो वाराणसी में 14 सीटें हैं। अब आपको दिखाते हैं कि फिलहाल पूर्वांचल में सीटों के हिसाब से किसकी कितनी ताकत है। तो पूर्वांचल में बीजेपी कितनी मजबूत है इसकी तस्वीर आपके सामने रखते हैं। पूर्वांचल की कुल सीटों की संख्या जो है वो है 26 और बीजेपी अलायंस के पास 19 सीटें हैं। बीएसपी के पास 5 सीटें हैं, एसपी के पास 1 सीट है और कांग्रेस के पास 1 सीट है। यानी कि यहां पर बीजेपी का गढ़ इसे ऐसे ही नहीं कहा जाता। लेकिन अब जो लक्ष्य है वो ये है कि जो 26 की 26 है और 80 की 80 जो उत्तर प्रदेश की सीट है वो पूरी की पूरी बीजेपी जीत जाए इस बार के चुनाव में और पूर्वांचल बीजेपी को यह सौगात दे 2024 के चुनाव में। मोदी योगी के इस दौरे के साथ ही माना जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। इसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा भी 2024 के चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देंगे, रैलियों की शुरुआत कर देंगे। लेकिन आपको बता दें कि गोरखपुर में पीएम मोदी ने आज राम मंदिर का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा राम मंदिर को लेकर वो आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले देखिए कि अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी का ये जो समीकरण है ये 2024 में कैसे बीजेपी के लिए रोड मैप सेट कर रहा है, इसको देखकर इस ग्राफिक्स के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। राम मंदिर उद्घाटन की तारीख पहले ही सामने आ चुकी है। जाहिर है एक बार फिर से पीएम ने राम मंदिर का जिक्र कर बता दिया कि पूर्वांचल में राजनीति के लिहाज से गोरखपुर, वाराणसी के बाद अयोध्या बहुत बड़ा केंद्र है और 2024 के चुनाव में विरोधियों को चित्त करने के लिए राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा भी है। वहीं प्रधानमंत्री ने आज एक और नया चुनावी फॉर्मूला दिया, विकास और विरासत को साथ लेकर चलने की बात कही। पीएम ने कहा कि काशी और अयोध्या इसकी सबसे सटीक मिसाल है। आइए प्रधानमंत्री को सुनते हैं। सदियों बाद काशी में विश्वनाथ धाम का दिव्य स्वरूप भी देश के सामने प्रकट हुआ है। आज हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो साथ ही केदारनाथ और महाकाल, महालोक जैसे तीर्थों की भव्यता के साक्षी भी बन रहे हैं। सदियों बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना, हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का जिक्र कर बता दिया कि 24 के चुनाव में एक बड़ा एजेंडा होगा, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आज एक और बात कही भ्रष्टाचार पर एक्शन लेने की। उन्होंने कहा कुछ लोग भ्रष्टाचार की गारंटी देते हैं तो मोदी भ्रष्टाचार पर एक्शन की गारंटी देता है और जो डर जाए वो मोदी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर और वाराणसी के दौरे से पहले आज रायपुर के दौरे पे थे। ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त आप देख रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर के दौरे पर थे और रायपुर में कांग्रेस की सरकार है तो लगे हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की सरकार की खिंचाई भी कर दी और एक बार फिर से पंजा का जिक्र किया और यह भी कहा कि एक बार फिर से मेरे खिलाफ 17 दल एकजुट हो रहे हैं। लेकिन मोदी कभी डरा नहीं, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे आज कांग्रेस पर प्रहार किया, किस तरह से रायपुर में भी करप्शन का मुद्दा उठाया, छत्तीसगढ़ के घोटालों का जिक्र किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं।
और ये कहने की हिम्मत मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है। प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद मैं स्थानीय सांसद जबरा मारे रोने न दे, शायद इसे ही कहते हैं। रायपुर पहुंचे पीएम मोदी के पास सौगातों का पिटारा तो था, लेकिन उनके तर्कश में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के लिए वो शब्द बाण भी थे जो पीएम के हर बयान के साथ विरोधियों पर बरस रहे थे। कांग्रेस की सत्ता वाले राज्य रायपुर में पीएम ने हुंकार भरते हुए ललकारते हुए विपक्ष को इतना तक बता दिया कि जो डर गया वो मोदी नहीं। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। समर्थकों के सैलाब के बीच पीएम मोदी का अपने विरोधियों पर हमला जारी था। इस बीच उन्होंने पूरे देश को एक गारंटी भी दी, भ्रष्टाचार मुक्त देश की गारंटी। विपक्ष पर करप्शन का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने देश को यह आश्वासन भी दिया कि मोदी का मतलब ही है भ्रष्टाचार पर एक्शन। जिनके दामन पर दागदार है वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। 24 का चुनाव विपक्षी एकता की दीवार, लेकिन पीएम मोदी हर बाधा को अपने ही तरीके से पार करने के लिए हैं तैयार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो पीएम के टारगेट पर सबसे ज्यादा कांग्रेस ही रही। इस बीच छत्तीसगढ़ के विकास के आड़े कौन आ रहा है, ये भी पीएम ने हर किसी को बताया। साथियों, अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट करके बर्बाद कर देगा। 4 राज्यों के दौरे पर निकले पीएम मोदी सबसे पहले छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश को करोड़ों की सौगात भी दी, तो वो प्रहार भी किया जिसने पूरे विपक्ष को हिला दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री अपने मिशन पर हैं, वहीं राहुल गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुजरात हाई कोर्ट से भी राहुल गांधी को झटका लगा है और एक तरह से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस सहूलियत के लिए या फिर जिस रिलीफ के लिए हाईकोर्ट का रुख कर रहे थे, जिस पुनर्विचार याचिका को लेकर गए थे, वो याचिका ही खारिज हो गई है। इसलिए कह रहे हैं मोदी से जंग में राहुल अयोग्य हैं और इसलिए हम ये बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। आइए आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ। सबसे पहले राहुल गांधी की तस्वीर दिखाइए। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद विवाद बढ़ा था और इस मामले में केस हो गया था और उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को आज करारा झटका लगा और इसके बाद आपको बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी वो करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ के लिए अर्जी डालेंगे। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने आज क्या कहा, यह आपके सामने रखते हैं। इस मामले में सुनवाई करते हुए
हाईकोर्ट की जो आज फैसला आया है, हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग है। कई अन्य केस भी राहुल के खिलाफ फाइल हो चुके हैं। मानहानि के इस केस में सजा न्यायोचित है और उचित है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है। सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा राहुल गांधी को दी थी और इसी पर हाईकोर्ट की टिप्पणी हम आपको बता रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा एक बार फिर से आपको बता दें कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग है और कई अन्य केस भी राहुल के खिलाफ फाइल हो चुके हैं। मानहानि के इस केस में सजा न्यायोचित है और उचित है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि सजा बरकरार, लेकिन इस पर असर क्या होगा, आगे क्या हो सकता है इसका असर। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द ही रहेगी, वो बहाल नहीं की जाएगी। 2 साल के लिए सजा है तो 2 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है तो। 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी, ये रिपरकशंस है आज हाईकोर्ट के फैसले के। इसके अलावा राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये कैलकुलेशन के तहत बताया जा रहा है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। तो राहुल गांधी की मुसीबतें जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों को ये उम्मीद थी कि हाईकोर्ट से राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस मुश्किल में है। राहुल अब 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी के बाद कांग्रेस प्रदर्शन के मोड में आ गई है और कांग्रेस ने आज इस मामले को लेकर प्रदर्शन भी किया। ये प्रदर्शन की 3 तस्वीर है। रायपुर में प्रदर्शन हुआ, पणजी गोवा में प्रदर्शन हुआ, कोयंबटूर में भी आज प्रदर्शन हुआ, तमिलनाडु में प्रदर्शन हुआ। ये 3 तस्वीरें राहुल गांधी पर जो फैसला आया उसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस मोर्चा खोलती नजर आई और अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करती नजर आई। मामले में कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन भी आया है। कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कितना भी आप प्रहार करें, इंटिमिडेशन हैरेसमेंट करें, कितना भी आप जेल से डराएं, मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीज़ों से किसी रूप से कभी भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, कभी डरे हैं। वो एक सत्य के राह के निडर यात्री हैं और वो बीजेपी का झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे, बार बार करेंगे। लगातार राहुल जी को रोकने की कोशिश की जा रही है और उसे बंगले भी खाली कराए गए, फिर भी राहुल जी के सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं और करोड़ों करोड़ कांग्रेस जन और हिंदुस्तान के लोग उनके साथ हैं और कितना भी दबाने की कोशिश करें, राहुल जी ना झुकेंगे न रुकेंगे। सरकार को एक बात ये समझनी पड़ेगी कि राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए जितने हथकंडे सरकार अपनाना चाहती है वो अपना ले। अशोक साहिल का शेर है कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। आप राहुल गांधी जी को संसद में जाने से रोकने की कोशिश करते रहिए। राहुल गांधी जी इस देश की सड़कें नापते रहेंगे। लेकिन अब राहुल गांधी के पास विकल्प क्या क्या हैं, इस बात को लेकर भी सवाल अब उठने लगे हैं। कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है, सरकार पर जुबानी हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन विकल्प क्या है? हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अप्लाई कर सकते हैं राहुल गांधी, कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं राहुल गांधी। ये 2 विकल्प अभी खुले हुए हैं और आपको बता दें कि राहुल गांधी इन विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राहुल गांधी को आज हाईकोर्ट से झटका लगा और हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। राहुल गांधी के पास क्या विकल्प हैं ये अभी हमने आपको बताया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाता है तो इसमें क्या कुछ हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ये हम आपको अब बताने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अगर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट दोनों केसेस को देखेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानहानि के केसेस में नजीर भी बन सकता है, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो निचली अदालतों का फैसला आया है उसको देखेगा, लेकिन उससे पहले दोनों पक्षों की दलील को सुनेगा कि दोनों पक्षों की तरफ से कहा क्या जा रहा है। साथ ही साथ इसमें राजनीतिक सहित हर एंगल को देखा जाएगा, यानी कि
राजनीति हो रही है, क्या हो रहा है, किस तरह से ये केस है। निचली अदालतों के फैसलों का अध्ययन किया जाएगा और सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से राहुल गांधी को झटका लगा है और सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है, क्या आधार बनाया है, इसको लेकर भी बातचीत की जाएगी, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। अब पूरा मामला क्या है ये आपको बताते हैं। राहुल गांधी की मानहानि वाला ये केस 2019 का है, जब वो कर्नाटक में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और मोदी सरनेम को लेकर कुछ विवादित बात कही थी। इसी के बाद गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया था। राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन में शिवसेना उद्धव गुट भी आ गई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कोर्ट पर ही सवाल उठा दिए। क्या कुछ कहा इंडिया डेली लाइव से एक्सक्लूसिव बातचीत में संजय राउत ने, ये सुनवाते हैं। गुजरात का कोर्ट है और क्या हो सकता है। राहुल गांधी का अपराध इतना बड़ा नहीं है कि जिसको 2 साल की सजा सुनाकर उनकी सदस्यता संसद की रद्द हो जाए। और ये तो उन्होंने ओबीसी का सीधा अपमान किया। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? आज की एक और दिलचस्प खबर आपको बताते हैं। क्या ट्विटर वाली चिड़िया जाल में फंस गई है? क्योंकि मार्क जकरबर्ग ने, फेसबुक ने, या मेटा को आप कह सकते हैं, मेटा ने एक थ्रेड नाम की एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जो ट्विटर की तरह, ये ट्विटर आप देख रहे हैं, लेकिन उसी की तरह ये थ्रेड एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो ट्विटर को टक्कर देगा। कहा जा रहा है कि दुनिया के 2 अरबपतियों के बीच टेक्नोलॉजी वॉर शुरू हो गई है। दोनों दिग्गज एक दूसरे को हराने के लिए अरबों रुपए झोंकने के लिए तैयार हैं। असल में यह लड़ाई दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के बीच छिड़ी हुई है और लड़ाई की वजह बनी है मेटा का एक एप्लीकेशन जिसका नाम थ्रेड रखा गया है। एलन मस्क को लगता है कि जुकरबर्ग ने थ्रेड को शुरू कर उनके ट्विटर को न सिर्फ चुनौती दी है बल्कि उनके ट्विटर को कॉपी करने की कोशिश की है। अब आपको बताते हैं कि मस्क को, एलन मस्क को आखिर चिंता क्यों है इतनी। मस्क को यह लगता है कि जुकरबर्ग अपनी दौलत से थ्रेड को ट्विटर के मुकाबले तक खड़ा कर लेंगे और अगर ऐसा होता है तो दुनिया को अपने हिसाब से चलाने का सपना देख रहे, ट्विटर को अपने हिसाब से चलाने का सपना देख रहे एलन मस्क जो है, उनको बड़ा झटका लग सकता है जुकरबर्ग के इस कदम से। अब मस्क जुकरबर्ग पर नकलची होने का भी आरोप लगा रहे हैं। इस बारे में कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। एलन मस्क ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। मस्क ने कहा है कि थ्रेड पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। असल में जब थ्रेड ऐप लॉन्च हुआ तो कुछ ही देर में इसे डाउनलोड करने वालों की संख्या करोड़ में पहुंच गई। इसे डेवलप किया है मेटा कंपनी ने। मेटा कंपनी जुकरबर्ग की एक मेन कंपनी मानी जाती है जिसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम और अब थ्रेड भी आएगा। इसे मेटा ने डेवलप किया है और ट्विटर की बादशाहत को चुनौती देने के रूप में इसे देखा जा रहा है। अब जब थ्रेड आया है तो मस्क ने जुकरबर्ग को कानूनी धमकी दी है जिसका जवाब जुकरबर्ग की ओर से दिया गया है। 2 अरबपतियों के बीच कैसे यह मामला चल रहा है आपको दिखाते हैं। एलन मस्क ने कहा मेटा ने उन कर्मचारियों को रखा जिन्हें ट्विटर की गोपनीय जानकारी मालूम थी। मार्क जुकरबर्ग ने कहा थ्रेड्स की इंजीनियरिंग टीम में कोई भी पूर्व ट्विटर का कर्मचारी नहीं है। एलन मस्क का आरोप है कि थ्रेड्स पर ट्विटर की जानकारी इस्तेमाल करने पर केस होगा। मार्क जुकरबर्ग कह रहे हैं केस करने से पहले थ्रेड की डिटेल के बारे में जरूर पढ़ लें। एलन मस्क कह रहे हैं प्रतिस्पर्धा तो ठीक है, कंपटीशन अच्छा है, लेकिन अगर कोई धोखाधड़ी करता है तो यह ठीक नहीं है। मार्क जुकरबर्ग कह रहे हैं थ्रेड्स में डायरेक्ट मैसेज और कीवर्ड सर्च का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ये दोनों की तरफ से वार और पलटवार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन दोनों की लड़ाई जुबानी नहीं है, सिर्फ ट्विटर पर नहीं है या फिर थ्रेड पर नहीं है। इन दोनों की आपस में फिजिकली लड़ाई भी होने वाली है। इसकी स्टोरी भी आपको जल्दी से बता देते हैं। एलन मस्क अब जुकरबर्ग को कोर्ट में घसीटने की धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन मस्क और जुकरबर्ग के बीच वॉर की शुरुआत काफी पहले हो गई थी, जब जुकरबर्ग ने काफी पहले यह ऐलान किया था कि वो ट्विटर के मुकाबले नया प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद मस्क ने केज फाइट की चुनौती दे दी थी जुकरबर्ग को।
एलन मस्क की तस्वीरें भी सामने आई थी जब वो फाइट के लिए ट्रेनिंग करते हुए देखे गए थे, और कुछ ऐसी ही तस्वीरें मार्क जुकरबर्ग की भी सामने आई थी जब वो केज फाइट के लिए ट्रेनिंग करते हुए नजर आए थे। जब से एलन मस्क ने ट्विटर की कमान संभाली है, तब से उन्होंने कई बदलाव किए हैं। क्या क्या बदलाव किए हैं, आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं जब से एलन मस्क आए हैं। बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की एलन मस्क ने जब से चिड़िया संभाली है। ब्लू टिक के लिए सब्सक्रिप्शन का ऐलान कर दिया जिससे कि रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, और इसकी काफी आलोचना भी हुई थी। बिना लॉगिन ट्वीट नहीं देख सकते हैं, यह भी एक बदलाव, बड़ा बदलाव ट्विटर पर किया गया। इसके अलावा बिना ब्लू टिक वाले यूजर्स की पोस्ट संख्या भी लिमिट कर दी गई, और न सिर्फ पोस्ट संख्या बल्कि ट्विटर थ्रेड्स देखने की संख्या भी सीमित कर दी गई। इसकी तकरीबन 1000 के आसपास ट्वीट आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको कुछ देर का इंतजार करना पड़ता है और तब आप फिर उसके बाद बाकी के ट्वीट्स देख सकते हैं। मस्क के जो तमाम फैसले थे उसका काफी विरोध हो रहा है। यूजर्स ट्विटर के ऑल्टरनेटिव की तलाश कर ही रहे थे, और अब ऐसे में नए ऐप के लॉन्च होने से यूजर्स को फायदा मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें, मेटा ने पहले ही सब्सक्रिप्शन का ऐलान किया हुआ है, यानी कि इंस्टाग्राम पर जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन खरीदी है उन्हीं को ब्लू टिक थ्रेड में मिलेगा, यानी कि यहां पर भी रेवेन्यू और सब्सक्रिप्शन का गेम साफ तौर पर दिख रहा है। और इंडिया बोल रहा है, मैं आज की खुशखबरी चंद्रयान 3 की मुंह दिखाई हम आपके सामने करने जा रहे हैं। जल्दी से तस्वीरें लेकर आइए, चंद्रयान 3 दिखाइए, जिसको देखकर पूरे देश को गर्व का एहसास होगा और पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेगी। और मैं आपको बताऊं, चंद्रयान 3 की कामयाबी न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में इतिहास रचने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि जो चंद्रयान 3 है उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, लॉन्च डेट का भी ऐलान कर दिया गया है, लॉन्चिंग की टाइम भी रेडी कर ली गई है, यानी कि चांद को चूमने के लिए भारत एक बार फिर से तैयार है। चंद्रयान 3 ऑर्बिटर एक लैंडर को तैनात करेगा, ये इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है। साथ ही आपको बताते हैं कि ये पूरी प्लानिंग क्या है, आपको की ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि कैसे ये योजना बनाई गई है। चंद्रयान 3 का काम क्या होने वाला है। चंद्रयान 3 ऑर्बिटर में एक लैंडर को तैनात करेगा जो चांद पर उतरेगा, और इसके साथ ही लैंडर के साथ साथ एक रोवर उतारने की भी तैयारी है। तो चांद पर विक्रम रोवर उतारने की तैयारी है। चांद के तापमान की स्टडी करेगा जो विक्रम रोवर है, चंद्रयान 3 के जरिए से पहुंचाया जाएगा। भूकंप और सौर हवाओं का पता लगाएगा, जो भूकंप चांद की धरती पर आते हैं और जो हवाएं वहां पर मौजूद हैं चंद्रमा के एटमॉस्फेयर में, उसका पता विक्रम रोवर लगाएगा। चंद्रयान 3 मिशन पर 600 करोड़ की लागत लगाई गई है, और चंद्रयान 2 की जो कमियां रह गई थी उसकी भरपाई करेगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट में तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसरो की तरफ से इसका एक वीडियो भी शेयर किया गया है, और इस वीडियो में, ये वीडियो जो आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, इस वीडियो में ये जो चंद्रयान 3 है इसे लॉन्च पैड तक ले जाया जा रहा है। इस वीडियो में देख सकते हैं एक बड़े से ट्रक में चंद्रयान श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। इसके बाद इसे रॉकेट के साथ जोड़ा जाएगा। PSLV Mk3 लॉन्चर के जरिए इसे लॉन्च किया जाएगा। PSLV भारत का सबसे विश्वसनीय लॉन्चर माना जाता है। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर स्पेसशिप चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। इसरो ने जानकारी दी है। इससे पहले इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया था कि चंद्रयान 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच लॉन्च किया जा सकता है। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का फॉलोअप है। और बात उस क्रिकेट के सुपरस्टार की जो आज भी उतना ही लोकप्रिय है, उतना ही मशहूर है जब उसने T20 वर्ल्ड कप में जीत का आगाज किया था। बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी आज भी जब IPL में फील्ड पर उतरते हैं
तो उनका जलवा, उनका क्रेज देखने को मिलता है। आज उनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि माही का आज बर्थडे है और देश भर में ऐसे ही बड़े बड़े कटआउट्स आप महेंद्र सिंह धोनी के देख सकते हैं। एक बार फिर से वो कटआउट वाली तस्वीर दिखाइए जब महेंद्र सिंह धोनी के, देखिए ये 100 फीट का एक कटआउट है जो लगाया गया है महेंद्र सिंह धोनी के फैन की तरफ से। और ये कटआउट सिर्फ एक नहीं है, देश भर में ऐसे कई कटआउट्स लगाए गए हैं जो महेंद्र सिंह धोनी के फैंस ने लगाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी के फैंस आज उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि इंडिया बोल रहा है में हम लोगों से बात करें कि आज वो किस अंदाज में माही को बर्थडे विश करना चाहेंगे। आइए सुनते हैं इंडिया क्या बोल रहा है। MS धोनी को जानते होंगे आप, उनका बर्थडे आज, कैसे विश करेंगे? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे धोनी। हमेशा खुश रहे और ऐसे ही खेलते रहे और हम भी मैच देखते रहे। उनका मैच देखना हमें बहुत अच्छा लगता है उनका, और हम ऐसे ही देखते रहे और फैन फॉलोइंग भी हमेशा खुश रहे। धोनी जी आपको हार्दिक हार्दिक बधाई है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कड़कड़डूमा कोर्ट में बदसलूकी मामले में, वकीलों से बदसलूकी मामले में खबर बड़ी आ रही है। 2 वकीलों ने बुजुर्ग दंपति के साथ मारपीट की है। दोनों वकीलों ने बुजुर्ग दंपति को पीटा है। दफ्तर में बैठे बाकी लोग इसका वीडियो बनाते रहे। कड़कड़डूमा की ये स्टोरी है और तस्वीर आप देखिए, तस्वीर सामने आ गई है। इस पूरे मारपीट को कैमरे में कैद किया गया। अभी एक दिन पहले ही वकीलों के पिस्टल लहराते वीडियो वायरल हुए थे और अभी दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बुजुर्ग दंपति से वकीलों की मारपीट की यह तस्वीर, जिसमें वकील एक बुजुर्ग दंपति को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की जेलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी। जेल में कैदियों की हत्या शॉकिंग है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं स्वीकार्य नहीं की जाएंगी। यह भी कहा है कि यह न्याय व्यवस्था पर एक धब्बा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह साफ कहना है, यह सख्त टिप्पणी। जेल में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जाएं। प्रदेश की हर जेल में क्षमता से अधिक कैदी हैं, लेकिन जेल के अंदर अव्यवस्था, जेल के अंदर हिंसा, जेल के अंदर कैदियों की हत्या, यह शॉकिंग है और इस व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए, किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। तो इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ और उन खबरों के पीछे की हर एक बारीक खबर आप तक पहुंचाएंगे और हर जरूरी तस्वीर और जरूरी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली लाइव के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी 9 बजे। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।